आप सभी मेहमानों को हमारा उड़ीसा टूरिज्म और हमारे गाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से इस यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से सभी मेहमानों को प्यार भरा नमस्कार। तो सफर शुरू करने से पहले और सफर के बारे में आप सभी मेहमानों को जानकारी देने से पहले प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेके सफर शुरू करेंगे तो दिन भी अच्छा बीतेगा, सफर भी अच्छा गुजरेगा। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में भवत में भवत में। तो सभी मेहमान मेरे साथ एक साथ एक बार जगन्नाथ जी का नाम लेंगे, उसके बाद आगे का जानकारी दिया जाएगी। तो सभी मेहमान मेरे साथ एक साथ बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। तो देखिए, आप सभी मेहमानों को गाड़ी के अंदर जो भी जानकारी दिया जाएगा सब हिंदी भाषा में दिया जाएगा। आशा करता हूँ सभी मेहमान हिंदी भाषा समझ पाते होंगे। अगर कोई हिंदी भाषा समझ नहीं पाएंगे तो पहले स्पॉट पे यानी कि चंद्रभागा में उतरने के बाद आपका जो भी जानकारी मुझसे पूछना होगा आपके भाषा में पूछेंगे तो मैं आपके भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन गाड़ी के अंदर आपको जो भी जानकारी दिया जाएगा सब हिंदी भाषा में दिया जाएगा। और अभी 30 मिनट के लिए अपने आप को और अपने मोबाइल को थोड़ा साइलेंट रखिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी दूंगा अभी ही दूंगा, गाड़ी के अंदर ही दूंगा। बार बार रास्ते में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए जो भी बातें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मैं जानकारी आपको दूंगा उसमें से कुछ लिख के रखना होगा, उसमें कुछ याद रखना होगा। तो अगर आपके पास पेपर पेन होगा, नहीं तो सभी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो अपना अपना मोबाइल नहीं तो पेपर पेन निकाल के रखिए। जो भी जानकारी दूंगा उसमें से कुछ लिख के रखना है। तो जब भी लिख के रखना हो कोई बीच में रोकेंगे नहीं कि भैया 2 मिनट रुकिए, हमें पेपर पेन या फिर मोबाइल निकालना है। तो पहले से सभी तैयार रहिए और अभी 30 मिनट के लिए अपने आप को और अपने अपने मोबाइल को थोड़ा साइलेंट रखेंगे। तो सफर के बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी मेहमानों को गाड़ी के अंदर 5 नियम बताया जाएगा। ये 5 नियम कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम नहीं है। ये हमारे उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से बस के कोच के अंदर सभी मेहमानों के लिए कुछ नियम बनाए गए। ये जो नियम है, ये अगर नियम आप सभी मेहमान यानी कि आपका सफर खत्म होने तक यानी कि पूरी पहुंचने तक मानेंगे तो रास्ते में किसी भी एक मेहमान को लेकर बाकी मेहमानों को कोई भी परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारा पहला नियम, और पहले नियम के हिसाब से आपको इस गाड़ी का नाम और नंबर और आपको जो गाइड रहेगा यानी कि मेरा नाम और नंबर लिख के रखना होगा। तो गाड़ी का नाम और नंबर लिखना क्यों जरूरी है? देखिए, आप सभी मेहमान इस गाड़ी में जहां से बैठ के आए हैं वहां से इसी तरह देखने के लिए और इसी नाम से 4-5 बस निकलती है। और अगर आपको एक ही स्पॉट के पार्किंग के अंदर 3-4 बस एक साथ दिख जाएंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका गाड़ी कौन सा है। लेकिन अगर गाड़ी का नाम और नंबर लिख के रखे होंगे तो गाड़ी ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए गाड़ी का नाम और नंबर लिख के रखिए। गाड़ी का नाम है माँ भगवती। गाड़ी का नाम है माँ भगवती। गाड़ी का नंबर है 6342। गाड़ी का नंबर 6342। गाड़ी का नाम माँ भगवती। हो गया सबका? तो देखिए, मैं हूं आपका गाइड, मेरा नाम है अभिषेक। मेरा काम है आप सभी मेहमानों को स्पॉट के बारे में जानकारी देना और स्पॉट के तक रास्ता दिखाकर आपको स्पॉट के अंदर एंट्री करवाना। उसके बाद मैं गाड़ी के पास चलाऊंगा और आपको जो भी समय दिया जाएगा उस समय के हिसाब से आपको स्पॉट घूमकर गाड़ी के पास आकर वापस आना होगा। तो अगर स्पॉट घूमने के बाद गाड़ी ढूंढते हुए रास्ता खो जाएंगे या फिर आपका सफर खत्म होने से पहले रास्ते में अगर किसी भी मेहमान का कोई भी परेशानी होगा तो मुझे बोलेंगे तो मैं आपका सहायता करूंगा और आपका सफर खत्म होने तक यानी कि आप सभी मेहमानों को पूरी पहुंचाने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो मेरा मोबाइल नंबर लिख के रखिए। रास्ते में कोई भी परेशानी होगा मुझे फोन करेंगे तो मैं आप सभी मेहमानों का सहायता करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9861780765। 9861 और एक बार रिपीट करता हूँ, 98 के अंदर जितने भी मेहमान बैठे हैं सभी अलग अलग ग्रुप में। कोई 7 लोग है, कोई 8 लोग है, कोई 3 लोग है, कोई 4 लोग है, ऐसे ही सब अलग अलग ग्रुप में है। तो जिस वजह से आज एक दिन के अंदर सभी मेहमानों का नाम और चेहरा याद रखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप सभी मेहमानों के लिए मेरा नाम और चेहरा याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आज गाड़ी के अंदर जितने भी मेहमान बैठे हैं सभी मेहमानों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक परिवार बनाया जाएगा और इस ग्रुप का नाम मेरे नाम के हिसाब से रहेगा। तो हमारा ग्रुप का नाम रहेगा अभिषेक परिवार, अभिषेक ग्रुप। सभी अपने अपने ग्रुप का नाम याद रखिए, अभिषेक परिवार, अभिषेक ग्रुप। जहां पर भी आपको अभिषेक परिवार या फिर अभिषेक ग्रुप कह के बुलाया जाएगा आपको मेरे पास आके इकट्ठा होना होगा, नहीं तो गाड़ी के पास आके इकट्ठा होना होगा। तो सभी अपने अपने ग्रुप का नाम याद रखिए, अभिषेक परिवार, अभिषेक ग्रुप। दूसरी नियम, आपका ये एसी गाड़ी है तो
गाड़ी चलते हुए अगर अपना अपना पर्दा सभी ढक के रखेंगे तो एसी को लेकर किसी भी मेहमान को कोई भी कंप्लेंट करना नहीं पड़ेगा। इसलिए सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने खिड़की का पर्दा सभी ढक के रखिए। अगर धूप अंदर आएगा तो एसी ठीक से काम नहीं करेगा, लेकिन पर्दा ढक के रखेंगे तो आपको एसी को लेकर कोई भी कंप्लेंट करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी मेहमान अपना अपना खिड़की का पर्दा सभी ढक के रखिए। तीसरी नियम, गाड़ी के अंदर खाना पीना करना पूरी तरह से मना है। खाना पीना मतलब गीला खाना, जैसे कि चाय बिस्किट सब्जी वाला खाना या फिर आइसक्रीम वगैरह, ये सब खाना पीना गाड़ी के अंदर पूरी तरह से मना है। क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर ये सब खाना पीना करेंगे, गाड़ी के अंदर कुछ गिरेगा, गाड़ी गंदा होगा, तो आप ही सभी मेहमानों को जिस सीट में बैठे हैं उसी सीट में बैठ के दिन भर का सफर पूरा करने में प्रॉब्लम होगा, असुविधा होगा। लेकिन गाड़ी के अंदर जितना साफ सुथरा रखेंगे आपका दिन भर का सफर उतना ही अच्छा रहेगा और गाड़ी के अंदर बैठने के लिए आपको उतना ही कंफर्टेबल लगेगा। इसलिए सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि अपना अपना गाड़ी सभी साफ रखने का कोशिश करेंगे और गाड़ी के अंदर जो भी खाना पीना होगा सिर्फ सूखा खाना, जैसे कि बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या फिर फ्रूट्स वगैरह, यही सब खाना पीना आप गाड़ी के अंदर ले सकते हैं। और इससे जो भी कचरा निकलेगा, जैसे कि प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन या फिर फ्रूट्स का छिलका वगैरह, ये सब कचरा कोई भी खिड़की खोल के बाहर मत फेंकेगा। खिड़की खोल के बाहर फेंकेंगे, किसी लोकल लोगों पर लगेगा तो वो गाड़ी रोककर गाड़ी के अंदर आएंगे, आप सभी मेहमानों के साथ और हमारे साथ झगड़ा करेंगे और झगड़ा होगा तो आपका सफर यहीं पे भी खत्म हो सकता है, यानी कि सफर शुरू होने से पहले आप सभी मेहमानों का सफर खत्म हो जाएगा। इसलिए गाड़ी चलते हुए कोई भी अपने अपने खिड़की से कोई भी कचरा बाहर मत फेंकेगा। आपका जो भी कचरा निकलेगा उसे एक पॉलीथीन में बांध के सीट के नीचे संभाल के रखेंगे। हर टूरिस्ट स्पॉट पे आपको डस्टबिन दिखेगी, डस्टबिन में लेकर डाल देंगे, नहीं तो वैसे ही सीट के नीचे छोड़ देंगे, लेकिन खिड़की खोल के कोई भी कचरा बाहर मत फेंकेगा। चौथी नियम, आप सभी मेहमानों का जरूरी सामान, देखिए किन्हीं मेहमानों का जरूरी सामान डिक्की में होगा या फिर आपके सीट के ऊपर जो लगेज कैरियर है उसमें होगा, उसे छोड़कर कोई भी जरूरी सामान, कीमती सामान जैसे कि मोबाइल, पर्स, जेवर, ये सभी चीजें अपने अपने सीट के ऊपर छोड़कर कहीं पर भी घूमने मत जाइएगा। सीट के ऊपर छोड़कर घूमने जाएंगे, कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ खो जाएगा, तो ना ही गाड़ी के स्टाफ जिम्मा रहेंगे, ना ही गाड़ी के अंदर जितने भी मेहमान बैठे हैं वो जिम्मा रहेंगे। इसलिए जब भी गाड़ी से उतरेंगे अपना कोई भी सामान सीट के ऊपर खुला रख के गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा। आपका जो भी सामान जरूरी होगा उसे अपने कायदे में रखेंगे, नहीं तो साथ में लेके जाएंगे, लेकिन सीट के ऊपर खुला छोड़ के मत जाएगा। कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ खो जाएगा, तो ना ही गाड़ी के स्टाफ जिम्मा रहेंगे, ना ही गाड़ी के अंदर जितने भी मेहमान बैठे हैं वो जिम्मा रहेंगे। पांचवें नियम बताने से पहले गाड़ी के अंदर जितने भी लेडीज मेहमान बैठे हैं उन्हें मेरा विनम्र निवेदन है कि इन नियम सुनने के बाद कोई भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियम कुछ ऐसा ही बनाया गया है। तो देखिए, आज हम निकले हैं सफर के लिए, घूमने के लिए, खरीदारी करने के लिए नहीं निकले। इसलिए खरीदारी करना पूरी तरह से मना है, और खास करके लेडीज मेहमान के लिए। और ये खास करके लेडीज मेहमान के लिए क्यों मना है, बाकी जेंट्स मेहमानों को अच्छे से पता होगा। क्योंकि अगर लेडीज मेहमानों को खरीदारी करने के लिए खुली छूट दे देंगे तो उनका एक ही स्पॉट पे एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन खरीदारी कभी कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से आप सभी मेहमानों का सफर एक ही स्पॉट पे ही खत्म हो सकता है। इसीलिए खरीदारी करना पूरी तरह से मना है, और खास करके लेडीज मेहमानों के लिए। देखिए, खरीदारी मना करने का दूसरा कारण, आप सभी टूरिस्ट हैं, तो यहाँ का जो भी लोकल चीज है उसे छोड़कर जो भी सामान खरीदेंगे आपको टूरिस्ट के हिसाब से रेट बताया जाएगा। और अगर वही सामान बाद में आपके शहर में, आपके एरिया में सस्ते में मिलेगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में पछताने से अच्छा है यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने का कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ यहाँ का लोकल चीज, लोकल प्रोडक्ट को छोड़कर। तो यहाँ का लोकल चीज, लोकल प्रोडक्ट क्या है? देखिए, हमारा पहला स्पॉट है चंद्रभागा। चंद्रभागा पहुंचने तक आपको दोनों साइड में जितने भी जंगल दिखेंगे, यहाँ पर 90% काजू बादाम का खेती होता है। तो यहाँ पर आपको काजू बादाम थोड़ा सस्ता मिलेगा, और काजू बादाम का रेट दो तरह का रहता है, पॉलिश और नॉन पॉलिश के हिसाब से। नॉन पॉलिश का रेट 300 से लेकर 450, पॉलिश वाला काजू का रेट 450 से लेकर 650 रुपए। और याद रखिए, जो भी काजू खरीदेंगे कोई भी पैकेट वाला काजू नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पैकेट वाला काजू खरीदेंगे तो पैकेट के ऊपर सब बड़ा बड़ा दाना दिखेगा, लेकिन अंदर क्या है ना आपको पता ना मुझे पता। इसलिए पैकेट वाला काजू कोई नहीं खरीदेंगे। जो भी काजू खरीदेंगे खुले वाला, लूज वाला, पहले दुकानदार के पास जाएंगे, एक दाना लेकर चखेंगे, अगर टेस्ट के हिसाब से उनका बताया हुआ रेट आपको पसंद आया तभी सामान पैकेट बना के हाथ में लेंगे, उसके बाद पेमेंट। पहले पेमेंट कोई नहीं करेंगे। आखिरी नियम, देखिए, टॉयलेट बाथरूम। अगर किसी को रास्ते में गाड़ी चलते हुए टॉयलेट बाथरूम लगेगा तो मुझे बोलेंगे तो मैं पेड यूज टॉयलेट या फिर पेट्रोल पंप देकर गाड़ी रोकूंगा, नहीं तो हॉट स्पॉट पे आपको गवर्नमेंट टॉयलेट बाथरूम मिल जाएगा।
और बाकी जेंट्स लोगों के लिए पूरा हिंदुस्तान खुला है। तो अभी सफर के बारे में जानकारी, तो देखिए आज हम जिस सफर में निकले हैं, इस सफर का नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ ओडिशा, स्वर्ण त्रिकोणीय यात्रा। तो इसे गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ ओडिशा क्यों कहते हैं, इसे स्वर्ण त्रिकोणीय यात्रा क्यों कहते हैं? देखिए हमारा आज दिन भर जितने भी स्पॉट घूमने का प्रोग्राम है वो सब इसी त्रिकोण के अंदर ही आती है, इस ट्रायंगल के अंदर ही आती है। और ये ट्रायंगल 2 डिस्ट्रिक्ट 3 छोटे बड़े शहर को लेके बनती है। 2 डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया पुरी डिस्ट्रिक्ट और खोर्धा डिस्ट्रिक्ट, 3 छोटे बड़े शहर हो गए पुरी शहर, कोणार्क शहर और भुवनेश्वर शहर। अगर आप सभी मेहमान उड़ीसा के मैप में थोड़ा गौर से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पुरी से कोणार्क, कोणार्क से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से फिर से पुरी को जोड़ेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल के शेप में दिखेगा, त्रिकोण के आकार का दिखेगा। और आज हमारे दिन भर जितने भी स्पॉट घूमने का प्रोग्राम है वो सब इसी ट्रायंगल के अंदर ही आती है, जिस वजह से इस टूर का नाम गोल्डन ट्रायंगल टूर ऑफ ओडिशा दिया गया है। और ये टूर 2 दिन का टूर रहता है। जैसे कि आज का आपका लास्ट प्रोग्राम है नंदनकानन चिड़ियाघर, वहां का 1 दिन का प्रोग्राम होता है और बाकी स्पॉट का 1 दिन का प्रोग्राम होता है। लेकिन इसे ओडिशा टूरिज्म की तरफ से 1 दिन के पैकेज बनाए गए हैं, यानी कि टोटल 12 घंटे के अंदर आपको हर स्पॉट घुमाना होगा। तो अगर 2 दिन के सफर को 1 दिन में पूरा करेंगे तो पहले किस चीज का ध्यान रखना होगा? समय। हर स्पॉट के पास आपको कुछ निर्धारित समय दिया जाएगा, समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका कोई भी एक स्पॉट माइनस हो सकता है। इसलिए सभी मेहमान से मेरा निवेदन रहेगा कि स्पॉट के पास आपको जो भी समय दिया जाएगा उस समय को मेंटेन करने का थोड़ा कोशिश कीजिए। और इस समय के पाबंदी के वजह से इस यात्रा का मजेदार नाम भी दिया गया है। इस यात्रा का मजेदार नाम है भागम भाग यात्रा, दौड़ा दौड़ी यात्रा, ताड़ा ताड़ी यात्रा। तो जब भी गाड़ी से उतरेंगे अपने पैरों में पहिया लगाते हुए स्पॉट की तरफ जाएंगे, और जब स्पॉट घूमकर गाड़ी के पास वापस आएंगे तो अपने हाथों में पंखा लगाते हुए उड़ते हुए आएंगे। और जब शाम को अपने अपने रूम पहुंचेंगे तो अपने ही पैरों में खुद आइडेक्स मिल के आराम से सो जाएंगे। इस यात्रा का नाम याद रखिए, भागम भाग यात्रा, दौड़ा दौड़ी यात्रा, ताड़ा ताड़ी यात्रा। तो आपको हॉट स्पॉट के पास जो भी समय दिया जाएगा उस समय के अलावा आपके लिए 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा समय क्यों दिया जाएगा? देखिए मान लीजिए किसी स्पॉट के पास मैं आपको आधा घंटा समय दूंगा, तो आधे घंटे के अंदर गाड़ी से सभी मेहमान एक साथ उतर कर स्पॉट घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन सभी मेहमान एक साथ गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे, कोई 5 मिनट पहले आएंगे, कोई 5 मिनट देरी करके आएंगे। तो अगर कोई समय के अंदर ना पहुंच पाए तो मैं समय होने के बाद उन्हें मेरे तरफ से फोन लगाऊंगा कि भैया या फिर दीदी आपके रास्ते में क्या प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से आप गाड़ी के पास समय के अंदर ना पहुंच पाए। अगर आप मेरा कॉल रिसीव करके मुझे सही जानकारी देंगे तभी गाड़ी के अंदर बाकी मेहमानों को आपके परेशानी के बारे में बताकर आपके लिए गाड़ी को 10 मिनट 15 मिनट खड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरा कॉल रिसीव नहीं करेंगे या फिर मुझे सही जानकारी नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे आपको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। कहने का मतलब गाड़ी का भाड़ा सभी मेहमान दिए हैं, किसी एक मेहमान की वजह से बाकी मेहमानों का सफर खराब ना हो, जिस वजह से मैं आप सभी मेहमानों को ये सब जानकारी दे रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई मेहमान स्पॉट घूमकर गाड़ी के पास आते ही आपका गाड़ी छूट गया होगा तो आपको क्या करना होगा? अगर स्पॉट घूमकर गाड़ी पार्किंग में आते ही आपका गाड़ी छूट गया होगा तो पहली बात कोई चिंता नहीं करेंगे, कोई हड़बड़ नहीं होंगे, अपने आप को शांत रखेंगे। और उस पार्किंग के अंदर आपको जितने भी बस दिखेगी वो सभी बस हमारे जैसे पुरी से निकली हुई टूरिस्ट बस ही होगी और सभी का रूट हमारे रूट की तरह एक ही रूट ही होगा। इसलिए अगर पार्किंग अंदर पहुंचते पहुंचते आपका ये गाड़ी छूट गया होगा तो दूसरी गाड़ी जो भी निकल रही होगी उस गाड़ी में चढ़ेंगे। उस गाड़ी में मेरे जैसा जो भी गाइड होगा, नहीं तो ड्राइवर भैया को मेरा फोन पकड़ेंगे, मैं उनके साथ बात करूंगा और उसी गाड़ी में आपको 15-20 रुपए खर्चा पानी देकर नेक्स्ट स्पॉट तक आना होगा। और जब तक आप नेक्स्ट स्पॉट यानी कि आपकी गाड़ी के पास पहुंचेंगे आपका सीट और आपका सामान जैसे ही छोड़ के गए होंगे वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे हालत में ना आना चाहते हैं तो आपको स्पॉट के पास जो समय दिया जाएगा उस समय को मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो मैं फोन करूंगा तो मेरा कॉल रिसीव करके मुझे सही जानकारी देंगे, तभी मैं आपका सहायता कर पाऊंगा। और अभी सफर के बारे में जानकारी, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ पर कितना समय दिया जाएगा। तो हमारा पहला स्पॉट है चंद्रभागा। देखिए चंद्रभागा में जो देखने वाला चीज होता है, जो वहां का सबसे शानदार नजारा होता है, ये आपको सुबह के 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक देखने को मिलता है। और वो है सूर्य उदय, सनराइज, जो कि आप सभी मेहमानों को इस समय के हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा। इस समय के हिसाब से आपको सिर्फ वहां पर एक पवित्र समंदर, चंद्रभागा समंदर ही देखने को मिलेगा। और ये समंदर देखने में पूरी समंदर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर नहाना पूरी तरह से मना है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ा रेत होता है, दलदल होता है। पानी के ज्यादा अंदर जाने का कोशिश करेंगे तो आपका शरीर जमीन के अंदर धंस सकता है, इसलिए यहाँ पर नहाना पूरी तरह से मना है। तो आप सभी मेहमानों को सबसे कम समय चंद्रभागा में ही दिया जाएगा। चंद्रभागा में आप सभी मेहमानों को 15 मिनट समय दिया जाएगा।
गाड़ी से उतरने के लिए 5 मिनट समंदर किनारे जाके समंदर का छींटा माथा पे लगा के सूर्य नारायण जी को नमस्कार करके सीधे गाड़ी के पास वापस आएंगे। कोई खाना पीना नहीं, कोई खरीदारी नहीं, क्योंकि खाना पीना और खरीदारी के लिए आपको समय विश्वविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर के पास दिया जाएगा। और ये कोणार्क मंदिर चंद्रभागा से लगभग 5 मिनट का दूरी है, 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। तो कोणार्क मंदिर पहुंचने के बाद कोणार्क मंदिर में आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट कैसे? देखिए, मंदिर के अंदर घूमने के लिए आप सभी मेहमानों को 40 मिनट समय दिया जाएगा, जाने आने के लिए 20 मिनट, खाना पीना करने के लिए 20 मिनट। खाना पीना मतलब आज दिन भर का खाना, मध्याह्न भोजन, लंच आप सभी मेहमानों को आज एक दिन के लिए एडजस्ट करके एक ऑफिशियल टाइम के अंदर ही खत्म करना होगा, वो भी 9:30 से लेकर 10:30 बजे के अंदर। क्योंकि कोणार्क से निकलने के बाद हम जो भी जगह जाएंगे वो सब पहाड़ी का एरिया होगा या फिर जंगल का एरिया होगा, जहां पर आपको ढंग का खाना चाहिए, दाल रोटी, दाल चावल, ये सब नहीं मिलेगा। जो भी खाना पीना मिलेगा सिर्फ पैकेट वाला खाना ही मिलेगा। इसलिए जो भी खाना पीना करना है कोणार्क में खत्म करेंगे, नहीं तो आज के दिन को एकादशी संक्रांति मान के पेट में बड़ा सा ताला लगाकर जब तक नंदनकानन चिड़ियाघर ना पहुंचते तब तक आपको उपवासी घूमना होगा। और हमारा टारगेट रहता है आप सभी मेहमानों को 3 से लेकर 3.5 के अंदर नंदनकानन चिड़ियाघर पहुंचाना। अगर तब तक आप उपवास रह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो खाना पीना कोणार्क में करेंगे। और देखिए, खाना पीना खत्म करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी समय लगता है। कोणार्क में खाना पीना खत्म करेंगे तो कोणार्क से निकलने के बाद डायरेक्ट भुवनेश्वर निकलेंगे, और कोणार्क से भुवनेश्वर लगभग 65 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का रास्ता होता है। तो अगर कोणार्क में खाना पीना खत्म करेंगे तो बस के अंदर आप सभी मेहमानों को रेस्ट करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा समय मिल जाएगा। इसलिए सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि आपका खाना पीना कोणार्क मंदिर के पास ही खत्म कीजिएगा। और एक कोणार्क मंदिर के पास खाना पीना करने के लिए हमारा होटल का सिस्टम रहता है, जिसके बारे में जानकारी गाड़ी के नंबर के हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पहले भी पूरी से बहुत सारी गाड़ी निकली होगी, उस हिसाब से हमारा गाड़ी का जो नंबर होगा, नंबर के हिसाब से कौन होटल में गाड़ी लगानी है इसके बारे में जानकारी हमें चंद्रभागा में दिया जाता है। और चंद्रभागा में हमें होटल के बारे में जानकारी मिलने के बाद वहाँ कौन से होटल में गाड़ी लगेगी, वहाँ पर खाना पीना आपको कैसा मिलेगा, इसके बारे में जानकारी आपको चंद्रभागा से गाड़ी निकलकर कोणार्क मंदिर के तक पहुंचाने से पहले गाड़ी के अंदर ही दिया जाएगा। तो देखिए, गाड़ी कोणार्क में पहले एक होटल के पास रुकेगी, जिस होटल में हमारा खाना पीना होगा। पहले गाड़ी से उतरेंगे और वहीं पर खाना पीना का ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद वहीं से 100 मीटर पैदल चल के मंदिर की तरफ जाएंगे। ये होटल से गाड़ी से आप सभी मेहमान उतरने के बाद गाड़ी पार्किंग में चली जाएगी और होटल में खाने पीने का ऑर्डर देंगे। ऑर्डर का होटल वाले जो भी 50 रुपए 100 रुपए आपको एडवांस मांगेंगे वो दे दीजिएगा। खाना पीना आपका खत्म होने के बाद आपका जो भी टोटल अमाउंट होगा उसमें से आपका एडवांस पेमेंट काट के बाकी का पेमेंट करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, सीधा भुवनेश्वर रवाना। तो कोणार्क में पहले होटल के पास गाड़ी रुकेगी, सभी मेहमान वहीं पर गाड़ी छोड़ देंगे, पहले खाने पीने का ऑर्डर देंगे, उसके बाद मंदिर घूमने जाएंगे। मंदिर घूम के आने के बाद खाना पीना खत्म करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे भुवनेश्वर। और कोणार्क से भुवनेश्वर लगभग 1 घंटा 30 मिनट का रास्ता होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और भुवनेश्वर पहुंचने के बाद भुवनेश्वर में हमारा पहला स्पॉट होगा बाबा लिंगराज मंदिर। तो बाबा लिंगराज मंदिर के पास आपको 40 मिनट समय दिया जाएगा और ये 40 मिनट आपके लिए लिमिटेड रहेगा, क्योंकि उस 40 मिनट के अलावा और कोई भी 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लिंगराज मंदिर के पास पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए गाड़ी को एक मार्केट कॉम्प्लेक्स के पार्किंग के अंदर रोका जाता है और पुरी से निकली सभी बस उसी मार्केट कॉम्प्लेक्स के पार्किंग के अंदर ही रुकती है। जिस वजह से एक गाड़ी को सिर्फ 40 मिनट के लिए पार्किंग अंदर समय दिया जाता है। 40 मिनट के बाद गाड़ी को बाहर निकाल देते हैं और अगर गाड़ी बाहर निकलने के बाद रोड के ऊपर 5 मिनट से ज्यादा समय खड़ी रही तो एक खाकी वर्दी वाले मामू पहुंच जाते हैं 500 रुपए 1000 रुपए फाइन लगाने के लिए। इसीलिए सिर्फ एक ही स्पॉट यानी कि लिंगराज मंदिर के पास आपको जो भी 40 मिनट दिया जाएगा उसी 40 मिनट के अंदर मंदिर घूमकर गाड़ी के पास वापस आना होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि बच्चे थे, बुजुर्ग थे या फिर मंदिर के बाहर लंबा लाइन था। 40 मिनट के अंदर जो भी मेहमान नहीं आएंगे मजबूरन गाड़ी वहां से निकल जाएगा और देरी करके जो भी आएंगे उन्हें पीछे वाले गाड़ी में 15-20 रुपए खर्चा पानी देकर नेक्स्ट स्पॉट यानी कि खंडगिरी उदयगिरी तक जाना होगा। और लिंगराज मंदिर से निकलने के बाद खंडगिरी उदयगिरी लगभग 15-18 किलोमीटर का रास्ता है, 20-25 मिनट का रास्ता होता है। खंडगिरी उदयगिरी जो कि 2 पहाड़े ठीक आमने सामने है और वहां पर आपको एक ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। एक ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, उसी पहाड़ी से सामने वाला पहाड़ी को देखकर गाड़ी के पास वापस आएंगे। तो खंडगिरी उदयगिरी में आप सभी मेहमानों को 30 मिनट समय दिया जाएगा। और खंडगिरी उदयगिरी से निकलने के बाद नंदनकानन चिड़ियाघर जो कि आप सभी मेहमानों का लास्ट प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वहां पर आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने आप सभी मेहमानों को 5 स्पॉट के बारे में जानकारी दिया। लिंगराज में
चंद्रभागा, कोणार्क, लिंगराज, खंडगिरी, उदयगिरी, नंदनकानन, इसके अलावा और 3 स्पॉट आपको बताए हुए होंगे, जैसे कि सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, केदार गौरी, दूधकुंड। तो देखिए आप सभी मेहमान जगन्नाथ मंदिर गए होंगे। जगन्नाथ मंदिर के अंदर जैसे छोटे बड़े होकर बहुत सारे मंदिर है, उसी तरह लिंगराज मंदिर के अंदर भी छोटे बड़े होकर 108 शिवलिंग देखने को मिलते हैं, और उसी 108 शिवलिंग के अंदर ये चारों मंदिरें आती है। तो टोटल 5 स्पॉट के अंदर आपका 9 स्पॉट कंप्लीट होगा, और एक ही स्पॉट यानी कि लिंगराज मंदिर के पास ही आपका 5 स्पॉट कंप्लीट होगा। टोटल दिन भर का सफर 9 स्पॉट आप सभी मेहमानों का कंप्लीट होगा। और नंदनकानन चिड़ियाघर से निकलने के बाद पूरी लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता है। तो नंदनकानन चिड़ियाघर से निकलने के बाद अगर कोई मेहमान जिनका ट्रेन या फिर बस भुवनेश्वर से होगा, कोई है जिनका ट्रेन या फिर बस भुवनेश्वर से है, तो आपको बाणीबिहार उतारा जाएगा। वहां से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूरी है, वहीं से आपको गवर्नमेंट बस मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको स्टेशन के बाहर उतारेंगे और 7-8 रुपए के हिसाब से किराया लेंगे। नहीं तो ऑटो लेके जाएंगे तो पर हेड 30 रुपए के हिसाब से खर्चा लगेगा। उसके बाद डायरेक्ट पुरी, और पुरी में आपको 3 स्टॉपेज दिया जाएगा। पहला स्टॉपेज रहेगा मासीरबाड़ी, गुंडीचा घर। जिन्हीं मेहमानों का होटल, रूम, लॉज या फिर आश्रम वगैरह जगन्नाथ मंदिर के 100 मीटर के दायरे में होगा। कोई है जिनका होटल, रूम, लॉज वगैरह जगन्नाथ मंदिर के आसपास है? कोई नहीं। उसके बाद पूरी रेलवे स्टेशन, कोई उतरेंगे पूरी रेलवे स्टेशन, पूरी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो लास्ट स्टॉपेज रहेगा सुबह, जहां पर आप सभी मेहमान बैठे थे, और वहीं पर ही आपको लास्ट उतारा जाएगा। और जिनका भी होटल, रूम, लॉज वगैरह समंदर किनारे या फिर स्वर्गोत्तर के आसपास होगा, उन्हें वहीं पर उतरकर वहीं से जैसे सुबह आप ऑटो लेकर आए थे, उस तरह शाम को गाड़ी से उतरने के बाद ऑटो लेकर आपको वापस जाना होगा। तो ये रहा आपके सफर के बारे में जानकारी, कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ पर कितना समय दिया जाएगा, और लौटते समय किन मेहमानों को कहाँ पर उतारा जाएगा। इसके अलावा एक जरूरी बात, तो देखिए आप सभी मेहमान ने सुबह जो पेमेंट देकर गाड़ी में बैठे हैं, वो है टोटल 240 किलोमीटर जाने आने का गाड़ी का भाड़ा। इसके अलावा रास्ते में आपका 3 तरह का खर्चा आएगा। पहला, आप सभी मेहमानों का खाने पीने का खर्चा, दूसरा आप सभी मेहमानों का खरीदारी का खर्चा, और तीसरा खर्चा रहेगा आज दिन भर जितने भी स्पॉट घूमने का प्रोग्राम है, उनमें से कहीं कहीं पर गवर्नमेंट का एंट्री टिकट, एंट्री फी लगता है, उसका खर्चा। तो देखिए आप सभी मेहमानों का टिकट का जिम्मा हम लेते हैं, क्योंकि अगर आप सभी मेहमान बोलेंगे कि आपका टिकट आपको खुद बनाना है, तो मैं स्पॉट के पास आपको जो भी समय दूंगा, उसमें से आधा समय सिर्फ लाइन में खड़े होकर टिकट बनाने में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सभी मेहमानों का टिकट का जिम्मा हम लेंगे, तो आप सभी मेहमानों को स्पॉट के पास पहुंचाते आपका टिकट तैयार हो गया होगा, जिस वजह से आप सभी मेहमानों का समय का बचत होगा और कहीं पर भी लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। सिर्फ टिकट चेकिंग करने में जितना समय लगती है, यानी कि 10-15 मिनट आपको लाइन में खड़े कर टिकट चेकिंग करवाएंगे, अंदर एंट्री करेंगे, उतना ही समय आपका बर्बाद होगा, जिसमें से आपका ज्यादा समय बचेगा। इसलिए आप सभी मेहमानों का टिकट का जिम्मा हम लेते हैं। और ये टिकट का खर्चा पर हेड, यानी कि 13 साल से ऊपर जितने भी बड़े हैं उनका 170 रुपए का खर्चा आता है। 13 साल से ऊपर जितने भी बड़े हैं उनका 170 रुपए का खर्चा आता है। और 13 साल से नीचे 3 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका हाफ टिकट यानी कि 80 रुपए का खर्चा आता है। 13 साल से ऊपर जितने बड़े हैं उनका 170 यानी कि 170 रुपीज टिकट खर्चा लगेगा। और 13 साल से नीचे 3 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका हाफ टिकट यानी कि 80 रुपए, 80 रुपीज का खर्चा लगेगा, जो कि अभी गाड़ी के अंदर ही कलेक्शन होगा। तो पहले मैं आपके पास जाऊंगा, आपके ग्रुप के जो हेड होंगे उनका नाम, 2-3 मोबाइल नंबर लूंगा, और उसके बाद आपके ग्रुप में कितने छोटे बड़े मेंबर है उसका भी जानकारी लूंगा, और उसी हिसाब से आपको हर स्पॉट के पास टिकट बना के दिया जाएगा। तो अगर किसी भी चीज को लेकर किसी के मन में कोई भी डाउट है, जैसे कि स्पॉट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, या फिर खर्चे को लेकर किसी के मन में कोई भी डाउट है, तो अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी का? सब क्लियर? तो पेमेंट कलेक्शन करने से पहले कहाँ पर कितना खर्चा लगेगा उसका हिसाब दे रहा हूँ, वो सब लिख के रखिए, जिससे आप सभी मेहमानों को बार बार मुझे हिसाब मांगना ना पड़े। तो हमारा